दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों JKSSB ड्राइवर एग्जाम के बारे में। साथियों जो JKSSB यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ड्राइवर एग्जाम 2018 जो हुआ था उसका पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। उसमें टोटल 120 प्रश्न थे, उनमें से 60% पहले पार्ट में और 60% जो है दोस्तों आज इस पार्ट में हम करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हर एग्जाम में आने के वो पूरे चांसेस रहते हैं। तो आपको सारे के सारे प्रश्न हैं वो एकदम ध्यान से समझने हैं। कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो एक 60% मैं आपको करवाने वाला हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 5-7 क्वेश्चन मुझे लगता है पक्का छप सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में लर्नर लाइसेंस की प्रभावशीलता होती है। साथियों लर्निंग लाइसेंस की बात आई है तो हमें धारा 8 के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, जिसमें लर्निंग लाइसेंस के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस है वो पूरे भारत में मान्य होता है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। मान्य तो पूरे भारत में होता है, लेकिन आप अगर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, स्थायी DL के लिए आवेदन करते हैं तो केवल उसी राज्य में, ये शब्द आपको याद रखना है, केवल उसी राज्य में आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाड़ी पूरे भारत में चला सकते हैं, वो पूरे भारत में कहीं भी गाड़ी सीख सकते हैं, आवेदन कहीं कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी की बात करता हूं तो 6 माह इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन स्थायी DL के लिए DL अप्लाई करते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी वैलिडिटी अलग है, जैसे कि 1 माह से लेकर 6 माह तक, 1 माह से लेकर 6 माह तक। दिन की बात करते हैं तो 30 दिन से लेके 180 दिनों के भीतर आप कर सकते हैं। बात करता हूं रिन्यू की, तो दोस्तों रिन्यू इसे नहीं करवाया जा सकता। जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है वो रिन्यू नहीं होता है। बात करता हूं आवेदन की, तो साथियों इसका जो आवेदन फॉर्म होता है, आवेदन इसका फॉर्म संख्या 2 में किया जाता है, फॉर्म 2। और दोस्तों जारी करने की बात आए तो जारी इसको फॉर्म संख्या 3 में किया जाता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसके अलावा इस प्रश्न में पूछा है तो इसका जवाब हो जाएगा यह पूरे भारत में प्रभावी होता है। इसके अलावा 1-2 चीजें आपको यह ध्यान रखनी है लर्निंग लाइसेंस के बारे में। जब कोई गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की गाड़ी पर यहां पर एक बोर्ड लगा होता है जो कि व्हाइट कलर में होता है। किस कलर में होता है? व्हाइट कलर में। इस व्हाइट कलर के बोर्ड पर एक L बना होता है इस प्रकार से। इस L का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। इस बोर्ड के आकार की बात करें तो 18 सेंटीमीटर होता है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 18 सेंटीमीटर लंबाई। L के आकार की बात करता हूं तो इसको जो L की ऊंचाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई की बात करता हूं 9 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीजें आपको इतनी ध्यान रखनी है लर्निंग लाइसेंस के बारे में साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित प्रतीक क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या है? यानी आपको एक संकेत दिखाई दे रहा है, यह संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है टायर प्रेशर की वार्निंग लाइट। आपको एक टायर सा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक टायर सा ऐसा दिखाई दे रहा है और इसके नीचे यहां पे ये आपके ट्रेड बनी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे करके ये संकेत है, मतलब टायर का वार्निंग लाइट है। टायर का जो प्रेशर होता है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं टायर प्रेशर की, तो टायर का प्रेशर है वो PSI इसमें मापा जाता है। इसका पूरा नाम होता है पौंड पर स्क्वायर इंच। तो हम साधारण भाषा में बात करें तो जो आपकी हवा होती है उसको पौंड में मापा जाता है, लेकिन हम इसको पॉइंट बोल सकते हैं। यह एक हमारा आम जो भाषा का शब्द है। पॉइंट गलत होता है, पौंड सही होता है। इसके अलावा बात करते हैं जो आप हवा भरते हैं किसके माध्यम से भरते हैं? कंप्रेसर के माध्यम से। जो आपका कंप्रेसर होता है इसे हम एयर पंप के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यहीं से प्रश्न पक्का छप सकता है साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करना है और आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके पास में इसको भेजना है। क्योंकि अगर अच्छे दोस्त हैं उन्हीं को भेजना, ताकि वो भी इस एग्जाम में है इनको पढ़कर अच्छी जानकारी सीखकर अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आए। और अच्छे मार्क्स लाने का मतलब क्या है? आपका सिलेक्शन, आपके दोस्त का सिलेक्शन। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नंबर प्रश्न संख्या 3 है, गियर बदलते समय निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? गियर जब बदलते हैं, सीधी सी बात आपको पता है, एक इंजन होता है, इंजन के आगे क्लच होती है और इसके आगे गियर होता है। और जब हम क्या करते हैं, जब गियर चेंज करते हैं तो इस इंजन का जो कांटेक्ट इस गियर से होता है इसको अलग करना होता है। और इसको अलग करने के का काम कौन करता है? ये क्लच करती है। तो सीधी सी बात है, जब गियर बदलेंगे तो क्लच को पूरा दबाना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
त्वरक को जोर से दबाएं। त्वरक क्या होता है? त्वरक होता है एक्सीलरेटर। त्वरक क्या होता है? एक्सीलरेटर, यानी जो रेस का जो आपका पेडल होता है। ब्रेक को हल्के ढंग से दबाना। ब्रेक का क्या काम है भैया? जब गियर बदल रहे हैं, क्लच और ब्रेक दोनों को लागू, दोनों नहीं दबाने, केवल आपको क्लच को पूरी तरह से दबाना है। साथियों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवास के पते के प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता होती है? PAN यानी कि पैन कार्ड। भैया इसमें तो एड्रेस होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। कॉलेज आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और रद्द चेक। तो दोस्तों यहां पर आप जब क्या करते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। तो एड्रेस के रूप में आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो एक मान्य दस्तावेज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार हल्के मोटर वाहन का अधिकतम भार कितना होना चाहिए? साथियों बात आ जाती है LMV व्हीकल की, तो LMV व्हीकल यानी हल्का वाहन, और इसका वजन होता है 7550 किलोग्राम तक। बात करते हैं हैवी व्हीकल की, तो दोस्तों इसका वजन होता है 12000 किलो से अधिक। इससे क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ये LMV का भार होता है ये लदान रहित भार होता है। लदान रहित यानी खाली वजन होता है। क्या होता है? खाली वजन होता है। हेवी का जो होता है वो होता है आपका भार रहित यानी कि खाली सकलयान भार। सकलयान भार। अब आप कह दोगे गुरुजी ये सकलयान क्या होता है? सकलयान भार, तो इसको अंग्रेजी में साथियों यहां पर कह सकते हैं यानी कि ग्रोस व्हीकल वेट। क्या कहते हैं? ग्रोस व्हीकल वेट। अब ये क्या होता है ये भी आप पूछ सकते हैं कि भी ये ग्रोस व्हीकल वेट क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। आप किसी मतलब की कंपनी से गाड़ी लेकर आए, आपने उसका पंजीकरण करवाया। जो परिवहन अधिकारी होता है वो उस पंजीकरण प्रमाण पत्र में एक वेट लिखता है कि भैया आप इस गाड़ी में अधिकतम जो वजन की सीमा है, ये सीमा है, माना कि मैं बात करता हूं यहां पर, वो लिख देता है 12 टन। 12 टन का मतलब है यानी उस गाड़ी में आप 12 टन में 12000 किलो केजी होता है, मतलब आप इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो जो पंजीकरण में अधिकतम भार की सीमा होती है वही भार दोस्तों यहां पर सकलयान भार कहलाता है। भार रहित यानी वाहन का वजन तो खाली है, लेकिन जो पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखा गया है आपके पास में जो वाहन है उसके लिए अधिकतम भार कितना वैलिड है, वही भार सकलयान भार होता है। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा, किसका पूछा है, यानी कि मोटर वाहन के अनुसार हल्का मोटर वाहन का पूछा है, तो 7500 किलोग्राम हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारी यात्री मोटर वाहन के नाम से जाना जाता है? जिसका क्या होगा? वजन 12000 किलोग्राम के बिना लदे वजन वाला कोई भी वाहन। 17,000 वाला गलत हो जाएगा, 20,000 गलत है, 10,000 गलत है, सीधा फैक्ट है 12,000। अभी मैंने आपको बताया था 12,000 से ज्यादा हैवी में आएगा, 12,000 से कम तो बाकी मीडियम गुड्स व्हीकल में और हल्के में आ जाएगा। 7,500 किलोग्राम से कम होगा तो हल्का वाहन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कि 7,500 से लेके 12,000 तक जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो मीडियम गुड्स व्हीकल, MGV। अब ये गुड्स क्या होता है? गुड्स यानी जो आपके जो सामान होता है, जो मालवाहन होते हैं, मध्यम माल वाहन इसको बोला जा सकता है। गुड्स यानी होता है वस्तुएं या माल का वहन करना। ऑटोमोबाइल में डायनमो का क्या उद्देश्य है? दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी वर्तमान में जो गाड़ियां आ रही है इनमें अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। पुरानी गाड़ियां होती थी उनमें साथियों डायनमो का प्रयोग किया जाता था। अब इनमें फर्क क्या होता है अल्टरनेटर में और डायनमो में, तो मैं बता देना चाहता हूं। डायनमो क्या कहता था? डायनमो कहता है केवल मैं जब आप गाड़ी तेज चलाओगे तभी बैटरी को चार्ज करूंगा, लेकिन अल्टरनेटर बहुत सियाना है, वो कहता है आप गाड़ी से धीमी चलाओ चाहे तेज चलाओ, मैं बैटरी को चार्ज करता रहूंगा। कितना अच्छा आदमी है देखो। तो अभी वर्तमान में डायनमो का जो प्रचलन है साथियों काफी कम हो चुका है, कम नहीं न के बराबर हो चुका है। अब कौन करेगा? गाड़ी धीमी भी चल सकती है, तेज भी चल सकती है, तो हमें तो वो चाहिए जो धीमी यानी कि जो लो में भी काम करे, लो स्पीड में भी और हाई स्पीड में भी काम करे। तो वो काम कौन करता है? अल्टरनेटर करता है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है? ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां या गाड़ी या वाहन। पहली बात तो आपको यह समझना है ऑटोमोबाइल क्या होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं ऑटोमोबाइल यानी मोबाइल फोन जो बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल ये थोड़ा सा अलग है। ऑटो यानी क्या होता है? ऑटो यानी होता है स्वतः है,
ऑटो यानी स्वतः, और मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि जो स्वतः चलता है उसे दोस्तों ऑटोमोबाइल कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर वाहन जो होते हैं वो अपनी पावर से चलते हैं, यानी इनके पास में खुद का इंजन होता है और उसी को हम मोटर वाहन के नाम से जानते हैं। इसीलिए ऑटोमोबाइल में जो डायनेमो काम आता है, इसका क्या कार्य है, उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए, यह विद्युत ऊर्जा के लिए एक जलाशय के रूप में काम करता है, इसका उपयोग बैटरी को लगातार रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज यानी कि चार्ज करने के लिए काम आता है। कितना अच्छा जवाब है, देखते ही पहचान लोगे, आप इतने होशियार हैं। राज सर के पास में आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न तो चुटकियों में कर दोगे आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, चेतावनी के संकेत का दूसरा नाम क्या है? साथियों यहां पर मैं कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूं। एक नाम आता है नियामक, जो सबसे ज्यादा नियामक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक होता है विनियामक, ये तो मिले जुले हैं, भाई भाई हैं। एक होता है निवारक, क्या होता है? निवारक। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये संकेतों के ही नाम है। एक नाम आ जाता है साथियों निषेधात्मक, निषेधात्मक, गुरुजी ये भी नया है। एक आ जाता है आज्ञात्मक, आज्ञात्मक, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या होता है। एक आ जाता है अधिदेशात्मक। अब आप कह दोगे कि गुरुजी हमने तो आदेशात्मक, सूचनात्मक और चेतावनी ये पढ़ा है, तो ये सारे के सारे नाम कहां से आ गए? ये तो संकेतों के नाम है। तो चेतावनी का जो संकेत होता है उसको साथियों क्या कहते हैं? एक और लिख देता हूं मैं, सावधानी। एक लिख देता हूं, सावधानी संकेत, जो इसी प्रश्न में आया है। तो अब इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन सा क्या है। नियामक क्या होता है? आदेशात्मक होता है। ये क्या होता है? आदेशात्मक। सूचनात्मक आप जानते हैं। सावधानी यानी कि चेतावनी, चेतावनी का मतलब है ये आपको चेतावनी देता है, आपको सावधान करता है। सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई मोड़ आए, खड्डा आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको यह बताता है कि भैया गाड़ी को धीमा कर लेना, आगे इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की सड़क पर परिस्थितियां आने वाली है। तो यहां पर सावधानी के संकेत ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं निवारक की, बात करते हैं नियामक की, विनियामक की, तो ये दोस्तों आदेशात्मक संकेत होते हैं। निवारक क्या होता है? ये निवारक चेतावनी कह दो, सावधानी कह दो, निवारक कह दो। निषेधात्मक और आज्ञात्मक और ये आपका अधिदेशात्मक, ये दोनों क्या होते हैं? ये भी आदेशात्मक होते हैं, ये भी आदेशात्मक संकेत होते हैं। और ये सावधानी, सावधानी ये अभी आया ही है। तो सारों के आपने अर्थ जान लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। खींचे जाने वाले वाहन के लिए ऑन टो चिन्ह कहां लगाया जाता है? सीधी सी बात है, ऑन टो चिन्ह है ऑन टो। टो यानी क्या होता है साथियों? यानी कि जोड़ना, यानी कि ये होता है गाड़ी के पीछे लगाया जाता है। तो जो पीछे से गाड़ियां आ रही है उनको ये अनुमान लग जाता है कि भैया जो ये वाहन है ये किसी के द्वारा खींचा जा रहा है। दोस्तों यहां पर आपको यानी कि ये ध्यान रखना है, ऑन टू कहां लिखा रहता है? गाड़ी के पीछे, पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा है जो एक पिस्टन को पारस्परिक इंजन में क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है? कनेक्टिंग रोड, गियर बॉक्स, क्या आप पूछे? दोबारा देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा है जो पिस्टन को पारस्परिक इंजन में क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है? ये आपका रहा पिस्टन, ये रहा पिस्टन, इसमें एक आई होल होता है। ये आपकी यहां पर क्या रही? ये आपकी क्रैंकशाफ्ट रही, ठीक है। अब इसको जोड़ने का काम कौन करती है? यहां पर CR कनेक्टिंग रोड कौन लगी होती है? कनेक्टिंग रोड। ये क्या होता है? आई होल। क्या होता है? आई होल, ठीक है। और यहां पर जो लगने वाली पिन होती है उसे गजन पिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गजन पिन या पिस्टन पिन या रिस्ट पिन। इसके ये तीन नाम है। तो तीनों के तीनों नाम आपको क्या करने हैं? याद करने साथियों। आप सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स बनेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपके सपने हैं वो साकार होंगे साथियों। और हम यही चाहते हैं। तो यहां पर इस पिस्टन को इस क्रैंकशाफ्ट से कौन जोड़ रहा है साथियों? यहां पे जोड़ रहा है ये आपका CR यानी कि कनेक्टिंग रोड। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय वाहन पंजीकरण निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता नहीं है का पूछा है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत यानी कि PUCC,
ये पीयूसीसी की बात कर रहा है। आप वाहन का प्रमाण रिन्यू करवा रहे हैं तो आपके पास में पीयूसीसी होना चाहिए, वैध बीमा इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक का आधार। दोस्तों आपको बता देता हूं नई व्यवस्था 2019, ये क्या है गुरुजी? ये मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 था उसमें संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। आप सभी इस बात को जानते हैं, हाँ मैं भी जानता हूं, मुझे भी पता है, आप जानते हैं। इसमें एक व्यवस्था की गई है कि आप अब अगर आवेदन करते हैं, किसके लिए आवेदन करते हैं? आवेदन आप किसके लिए कर सकते हैं? आरसी के लिए कर सकते हैं, डीएल के लिए करते हैं। अब आप चाहे आरसी को रिन्यू करवाएं, नया करवाएं, चाहे ट्रांसफर करवाएं, आप चाहे डीएल के लिए नया आवेदन करें, चाहे लर्निंग बनाएं, चाहे उसमें श्रेणी ऐड करवाएं, चाहे उसको रिन्यू करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो आपको क्या चाहिए होगा? आधार चाहिए होगा। तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान से समझना है, आधार कार्ड अब मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन सा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है? तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस का आरसी रिन्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पानी के क्वथनांक को बढ़ाने वाली शीतलन प्रणाली में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बात आई है क्वथनांक। ये क्वथनांक है और ये पानी का शब्द जहां पे आ जाए तो साथ तुरंत रेडिएटर दबाव टोपी यानी कि रेडिएटर प्रेशर केप, रेडिएटर, ये आप समझ जाते हैं गुरुजी, ये तो नाम देखा हुआ लग रहा है, रेडिएटर प्रेशर केप। क्योंकि आप ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं ना, आप हिंदी तो समझते नहीं हैं, आप तो बार बार इंग्लिश पढ़ते हैं। रेडिएटर प्रेशर केप तो समझ जाते हैं, लेकिन रेडिएटर दबाव टोपी ये नहीं समझते। तो आपको इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी के वर्डों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, दोनों को देखना है आपको, ठीक है? कित में से कौन सा विकल्प मार्गों के आसान नेविगेशन में मदद करता है? यानी कि जो आपका विकल्प है मार्गों में आसान नेविगेशन, यानी आपको अपने आप पता चलता रहे कि आगे कौन कौन से रास्ते हैं, मुझे किधर जाना है, और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो किस रास्ते से होकर जाया जाएगा। तो ये करते हैं दोस्तों यातायात के संकेत, ट्रैफिक जो रोड साइन होते हैं उनकी बात हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है। एक ट्यूब टायर के साथ तुलना में ट्यूबलेस टायर का क्या फायदा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उनके पास वायु हानि की सबसे तेज दर होती है। भैया ट्यूबलेस टायर होती है, इसकी सबसे तेज नहीं होती है, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इनसे तो हवा धीरे धीरे निकलती है। ये वजन में भारी होते हैं और आसानी से चलते हैं। भैया वजन में भारी नहीं होते, ये वे लंबे समय तक हवा के दबाव को बनाए रखने में बने होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपके ट्यूबलेस टायर होते हैं वो एक तरह का पंचर भी हो जाता है तो भी अचानक उनसे हवा है वो बाहर नहीं निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रति इंजन चक्र में अधिक शक्ति की अनुमति देकर इनटेक गैस के घनत्व को बढ़ाकर, प्रति इंजन चक्र पर यानी कि जो एक पावर स्ट्रोक जनरेट करते हैं तो अधिक शक्ति की अनुमति देकर इनटेक गैस यानी कि अंदर जो गैस जाती है के घनत्व को बढ़ाकर, किसके घनत्व को? इनटेक गैस यानी जो अंदर हवा जाती है उसका घनत्व बढ़ाना। इंजन दक्षता में सुधार, इंजन की पावर पैदा करने की जो क्षमता है उसमें सुधार करने के लिए वाहन में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है, साथ ही इसमें टर्बोचार्जर का काम है होता है। दोस्तों बात आती है टर्बोचार्जर किसका भाग होता है? तो दोस्तों यहां पर ये इंजन तंत्र का भाग होता है। बात पूछ ले टर्बोचार्जर किससे चलता है? एग्जॉस्ट सिस्टम से चलता है, यानी कि निकास तंत्र से चलता है। थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब आप कहोगे गुरुजी आपने कह दिया निकास तंत्र यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम से चलता है। हाँ जी मान लिया मैंने, ये एग्जॉस्ट से चलता है और मैंने कहा टर्बोचार्जर भाग किसका है? इंजन का है। एक चीज बताओ, जो कोई भाग होता है, कोई पार्ट होता है, वो जिससे जुड़ा होता है वो उसको प्रभावित तो करता है ना, मतलब उसको लाभ या हानि कुछ तो देता ही है। बिल्कुल देता, आप कहोगे। अब आप बताओ जो ये टर्बोचार्जर है चलता किससे है? निकास तंत्र की गैसों से। इसका मतलब यह नहीं है कि वो निकास तंत्र में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न नहीं करता हुआ है। आप एक चीज बताओ, जो आपका साइलेंसर होता है, क्या साइलेंसर में आपके टर्बोचार्जर लगा होने से साइलेंसर के कोई कार्य करने में कोई फर्क पड़ता है क्या? ये कोई इफेक्ट होता है क्या? कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं होता है। इसकी कार्य प्रणाली चेंज होती है क्या? नहीं होती है। क्या इंजन की होती है क्या? हाँ गुरुजी होती है। इसीलिए कहते हैं आपके यूके ट्रिपल एस याद कर लेना साथियों, यूके ट्रिपल एस दोस्तों 2018 का जो पेपर है इसमें आ चुका है और बोर्ड की जो आंसर की है उसका भी आंसर आप एक बार देख लेना। सबसे ज्यादा ट्रोल में चल रहा है ये प्रश्न और सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाला है कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा।
तो आपको सबको बता दूं, यहां पर बात पूछे भाग किसका है, इंजन का है। चलाया किससे जाता है, एग्जॉस्ट या निकास तंत्र से चलाया जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना है। तो एकदम सीधा फैक्ट है कि भाई जो आपका टर्बो चार्जर होता है वो किसके लिए होता है, यहां पर इस प्रश्न में भी लिखा है प्रति इंजन चक्कर में अधिक शक्ति अनुमति देकर इनटेक गैस का घनत्व बढ़ाकर इंजन दक्षता में सुधार करना। यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो इंजन की पावर बढ़ाने के लिए है, मतलब कि इसका संबंध इंजन से होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वाहन के टायरों के कारण चालक को गीली सतहों पर गाड़ी चलाने में कठिनाई क्यों होती है, गीली सतह पर गाड़ी चलाएंगे तो भैया फिसलन होगी। कम पकड़ के कारण, अधिक पकड़ के कारण, क्योंकि इसमें पूरी तरह से पकड़ की कमी होती है। अत्यधिक पकड़ के कारण तो पकड़ क्या होती है, कम होती है, यानी कि जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है, तो गाड़ी के जो टायर है वो रोड के साथ संपर्क नहीं बना पाते हैं, इसलिए गाड़ी क्या होती है, फिसलने लगती है। इसलिए कहते हैं गीली सतह है वो खराब होती है। शीतलक स्तर यानी कि जो रेडिएटर में कूलेंट स्तर है कि जांच कब की जानी चाहिए, इंजन शुरू करने के बाद। भैया कब बाद में क्यों करोगे, क्या काम है, जब वाहन एक चढ़ाई भूमि पर होता है तो भी नहीं करना, जब वाहन एक सीधी ढाल भूमि तल पर होता है, इंजन शुरू करने से पहले जब वह ठंडा होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न, सीट बेल्ट पहनने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या हो जाएगा, सही है, यह बताना है। सभी को पता है बेल्ट का ऊपरी हिस्सा पेट के नीचे, बेल्ट का ऊपरी हिस्सा कंधे पर, सही बात है, कंधे पर होना चाहिए, ऊपरी हिस्सा कंधे पर होना चाहिए, और जो कंधा वह पेट को कसकर ढकता है। सीट पर आपको आराम से रखने के लिए ढीले ढंग से ढीले नहीं पहनना, सीट पर आपको सीधा और स्थिर रखने के लिए इसके कसकर पहनना चाहिए, सारे गलत हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को पता है यहां से आता है, पेट के ऊपर से होता हुआ नीचे चला जाता है, यानी एक साइड से राइट जो आपका कंधा होता है इसके ऊपर टिका हुआ होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी से ही जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। शैक्षणिक संस्थान बस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। पहली बात दोस्तों, शैक्षणिक संस्थान बस होती है 6 से अधिक व्यक्ति उसमें जा सकते हैं। बैठ कौन सकता है, छात्र बैठ सकता है, कर्मचारी बैठ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं बैठ सकता। इसीलिए कहते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान बस जो होता है एक परिवहन वाहन तो होता है, क्या होता है, परिवहन वाहन तो होता है, लेकिन एक सार्वजनिक सर्विस व्हीकल नहीं होता है, क्योंकि इसका सार्वजनिक प्रयोग नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक नहीं होता है। सार्वजनिक को अंग्रेजी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और इसमें पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा सकता। ध्यान से, शैक्षणिक संस्थान का अर्थ ओमनी बस है, सही कथन है। इसका उपयोग छात्र परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है, सही बात है। इसका उपयोग कर्मचारी परिवहन के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। इसका उपयोग सामान्यतः जनता परिवहन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। गलत ही कथन में क्या है, पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ईंधन की खपत को कम करने में मदद करता है, ईंधन की खपत कम करनी है। अक्सर ब्रेक का उपयोग करना, भैया ब्रेक का प्रयोग करोगे तो माइलेज कम होगा, ज्यादा खपत होगी। भीड़ भाड़ वाली सड़कों का उपयोग करना तो भी बढ़ेगा। नियमित रूप से ईंधन फिल्टर की सफाई करके बैटरी को बदलकर, भैया ये ऑप्शन जो सी है, फिल्टर की सफाई करेंगे तो इंजन को जो एयर है वो अच्छे तरीके से पर्याप्त हवा मिल पाएगी, और पर्याप्त हवा मिलेगी तो आपका इंजन है फ्यूल का कंबशन या जो दहन है वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, जिससे कि इंजन की पावर ज्यादा पैदा होगी। इंजन की पावर ज्यादा पैदा होगी या पूरी पैदा होगी तो गाड़ी माइलेज क्या देगी, अच्छा देगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटोमोबाइल वाहन में कार्यरत स्टार्टर मोटर का एक प्रकार है। स्टार्टर मोटर का दोस्तों आप सभी को पता है, जो स्टार्टर मोटर होती है वो किस काम आती है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए। मोटर दो प्रकार की होती है, एक होती है शंट मोटर, एक होती है सीरीज मोटर। फर्क क्या होता है, सीरीज मोटर है वो इसमें अधिक पावर होती है, और ये दोस्तों हमेशा लोड के साथ में चलाई जाती है, यानी बिना लोड के इसको नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर सेल्फ स्टार्टर मोटर का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा देर तक कर दिया, इतने में वो जल जाती है। मतलब कि एक तरह की क्या होती है, श्रृंखला वाउंड मोटर होती है। दूसरे शब्दों में सीरीज वाउंड है, सीरीज वाउंड यानी वाइंडिंग वाउंड मोटर होती है साथियों। और ये क्या है, थोड़ी सी अगर फ्री घूम गई इतने में जल जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। P215
70 R15 संकेतन वाले टायर के एक्सपेक्ट रेशो से क्या समझते हैं? सभी को पता है P4 पैसेंजर क्या हो जाएगा, पैसेंजर या जो कार होती है उसके लिए टायर है। 215 क्या है, 215 गुरुजी यहाँ पर विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, विड्थ को हम चौड़ाई बोल सकते हैं, आप सभी जानते होंगे। और जो आपका ये 70 है, 70 क्या है, एस्पेक्ट रेशो है, एस्पेक्ट रेशो होता है, रेशो को RATIO रेशियो बोल सकते हैं। और यहां पर अभी रेशो किसमें होता है, 70% में होता है। आप समझे नहीं, एस्पेक्ट रेशो किसे कहेंगे, एस्पेक्ट रेशो बराबर क्या होता है, टायर की ऊंचाई, टायर की ऊंचाई। ये लो गुरुजी टायर की ऊंचाई लिख दिया हमने। तो अब ऊंचाई अब कैसे निकालेंगे, ये 215 होता है चौड़ाई होती है, इस चौड़ाई का 70% इसकी हाइट होती है यानी ऊंचाई होती है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 215 गुणा 70/100% निकालना है तो ऐसा हो जाएगा। इसको आप 215 गुणा 70% ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है आपकी टायर की ऊंचाई, जो मान आएगा वही आपकी टायर ऊंचाई होगी। लेकिन ये 70% में लिखते हैं तो फिर इसका नाम एस्पेक्ट रेशो होता है। वो ये जो टायर की ऊंचाई होती है साइड की दीवार की, उसे कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि टायर की चौड़ाई टायर की ऊंचाई के 70% के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ऊंचाई टायर की चौड़ाई के 70% के बराबर है और चौड़ाई टायर की ऊंचाई के, चौड़ाई टायर की ऊंचाई के 70% के बराबर, ये नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यानी कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई पहली बात तो ऊंचाई टायर की चौड़ाई के 70% के बराबर है। यानी कि जो 215 है ये क्या हो गई, चौड़ाई है, इसका 70% जो होगा वही क्या हो जाएगी, यहां पर ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च निकाय कौन सा है जो ड्राइविंग से संबंधित नियम पर निर्णय लेता है? आप सभी को पता है इनसे संबंधित एक तो IRC है, एक आपका मोर्थ है, और तो कौन हो सकता है, ये 2 ही है। तो इनमें यहां पर देखते हैं, यहां पर IRC नहीं आया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यहाँ पे आ गया है। और भारत का सबसे बड़ा ये परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ा मंत्रालय है। और यही मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी नया नियम आता है, संशोधन आता है, तो इसी डिपार्टमेंट की देखरेख में लीडरशिप में काम किया जाता है। और संसद में भी कोई काम होता है तो यही काम है, वो छाप के गजट में प्रकाशन करके पब्लिक में क्या है, पब्लिक करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के किस नियम पर प्राथमिक चिकित्सा किट होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर 138 हो जाएगा। यहां पर सेंट्रल मोटर यानी कि CMVR 1989 में लागू हुआ था, आप सभी को पता है। एक मोटर व्हीकल एक्ट होता है और दोस्तों ये 1988 में लागू होता है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आपके वाहन के डैशबोर्ड पर ऑयल प्रेशर लाइट क्या है, ऑयल प्रेशर लाइट क्यों दिखाई देती है? सीधी सी बात है, जब ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑयल प्रेशर लाइट दिखाई देती है। तो इसका मतलब है आपके इंजन में अधिक तेल दबाव सामान्य से है, इसका मतलब है आपके इंजन में सामान्य तेल का दबाव कम हो गया है। सामान्य तेल का दबाव क्या हो गया है, कम हो गया। कम वाला सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शीतलक की बात नहीं होगी, गलत हो जाएगा। वाहन की जांच करने की जरूरत है, उच्च शीतलक, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य से कम हवा आपका जो इंजन ऑयल का है दबाव। प्रश्न संख्या आपके 27 है, वाहन को ओवरटेक करते समय किस नियम को ध्यान में रखना चाहिए? वाहन को ओवरटेक करते हैं तो उस किस नियम को ध्यान रखना है? किसी भी वाहन को कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। आगे के वाहन चालक को चेतावनी देते हुए वाहन को दाईं ओर से ओवरटेक किया जाना चाहिए, सही बात है। यहां पर चेतावनी का मतलब वो चेतावनी नहीं है जो आप एक दूसरे को देते हैं। यहां पर चेतावनी का मतलब है आप उसको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, और वहां पर अपनी उपस्थिति है वो उसकी मतलब का एहसास दिलवाते हैं। आगे के वाहन चालक को चेतावनी देते हुए वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक नहीं करना है। वाहन को तभी ओवरटेक करना चाहिए जब दूसरा वाहन गति बढ़ाने की कोशिश करे, आपको ओवरटेक करे, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना
गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर धारा कौन सी लगती है, धारा ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो 181 लगती है, 5,000 का जुर्माना है साथियों यहाँ पे, और 3 माह की कैद भी आपको मतलब भुगतनी पड़ सकती है अगर आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं तो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5,000 रुपये जुर्माना 3 महीना। अगला प्रश्न है, सॉरी जुर्माना 3 महीना नहीं है, 3 महीने की कैद है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में यदि कोई व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में फेल हो जाता है तो एक अंतराल के बाद पुनः परीक्षण के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर 3 अवसर मिलते हैं 7-7 दिन के, 3 अवसर बराबर 7 दिन होता है। चौथा अवसर की बात करते हैं तो 60 दिन बाद में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो व्यक्ति चालक कितने दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को अपील कर सकता है। किसी भी प्रकार की चाहे कोई अपील हो वो लगभग 30 दिन की ही होती है। निरसन के 30 दिनों के भीतर वो अपील है वो कर सकता है। कहां पे, धारा 165 में दिखेगे, दावा न्याय अधिकरण में, दावा न्याय अधिकरण, दावा न्याय अधिकरण में अपील कर सकता है। थोड़ा सा यहां पर आपको इन चीजों को भी साथ में सीखते जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आसानी से पता लगाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट पर आमतौर पर किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बड़ा लाल प्लस चिन्ह यही होता है, भूरा नहीं होता। बड़ा लाल अक्ष का चिन्ह नहीं होता, अक्ष का भी नहीं होता, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक क्या होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है, इसके ऊपर एक लाल प्लस का चिन्ह होता है। इसका जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर कैसा होता है मैं बता देता हूँ। बॉर्डर तो होता है ब्लू, ये होता है ब्लू। आपका प्लस का निशान है वो रेड होता है, ये पृष्ठभूमि है, ये व्हाइट होती है। तो इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा सूचनात्मक संकेत है। सूचनात्मक, अस्पताल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, आगे संकड़ी सड़क, नो पार्किंग। तो जो अस्पताल होता है साथियों, अस्पताल में क्या होता है, ऐसा करके यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे एक चारपाई बनी होती है, और चारपाई को आप सामान्य भाषा में, आप अपनी लैंग्वेज में चारपाई को क्या बोलते हैं बस आप कमेंट सेक्शन में छापोगे। हम तो मांचा कहते हैं, क्या कहते हैं, मांचा, क्या कहते हैं, या खाट कहते हैं, खाट या मांचा, ठीक है। तो इस चारपाई को आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में गुरुजी को आप बताओगे साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहां पर पैदल यात्री जो क्रॉसिंग है ये एक चेतावनी संकेत है, आगे संकड़ी सड़क ये भी चेतावनी है, नो पार्किंग ये आपका आदेशात्मक है, आदेश, और ये क्या है, चेतावनी। तो आपको इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है साथियों। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत निजी मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, निजी मोटर वाहन चलानी है तो 18 साल की उम्र चाहिए। यहां पर दोस्तों कहीं भी मोटर शब्द आ जाता है, मोटर वाहन शब्द आ जाता है तो आपको कम से कम जो उम्र होती है वो 18 वर्ष करनी होती है। लेकिन जब तक 18 वर्ष तब तक करनी है जब तक मोटरसाइकिल का उल्लेख ना आ जाए। मोटरसाइकिल का उल्लेख आ जाता है, मोटरसाइकिल, तो भी आपको 18 से नीचे नहीं आना है जब तक कि 50 सीसी से कम, 50 से कम या बिना गियर की बात आ जाए तब तक आपको यहां पर 18 से नीचे नहीं आना है। अगला प्रश्न आप चलते हैं, निम्नलिखित में से सावधानीपूर्ण यातायात संकेत के लिए एक उदाहरण है। सावधानी मैंने अभी आपको पहले भी एक प्रश्न में बताया था, जो चेतावनी संकेत होते हैं उन्हें सावधानी कहते हैं, और इन्हीं को दोस्तों यहां पर निवारक चिन्ह बोला जाता है, निवारक चिन्ह, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा गति सीमा, ये तो आदेशात्मक है, आदेशात्मक है। नो एंट्री ये भी आदेशात्मक है, हॉर्न निषेध ये भी आदेशात्मक है। साइकिल क्रॉसिंग ये साथियों एक चेतावनी संकेत होता है। यानी कि साइकिल क्रॉसिंग क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बना होता है। एक होता है साइकिल लेन जो कि आपके ब्लू सर्कल में बना होता है, आदेशात्मक संकेत। एक होता है साइकिल निषेध, वो भी आपके मतलब कि गोल आकृति में होता है जहां पर साइकिल चलाना मना होता है। एक होता है साइकिल क्रॉसिंग जो कि आपके त्रिभुज में होता है और चेतावनी संकेत होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमें 108 आपातकालीन सेवा में डायल इन कब करना चाहिए। डायल इन कब करते हैं, सीधी सी बात है, इमरजेंसी EMRI यानी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाने के लिए 108 नंबर डायल करते हैं। एम्बुलेंस, ये क्या हो गई आपकी एम्बुलेंस। यहां पर सवाल आता है एम्बुलेंस का कि इसके ऊपर जो लाइट होती है वो कैसी होती है। तो मैं बता देना चाहता हूं, एक तो सामान्य आपके मतलब की एम्बुलेंस होती है जो नागरिक सुरक्षा के लिए होती है, तो यहां पर उसके ऊपर बैंगनी रंग,
बैंगनी रंग में क्या होती है, लाइट होती है। लेकिन एक अति आपातकालीन होती है जिन पे रेड लाइट भी हो सकती है, रेड लाइट भी हो सकती है। तो आपको डरना नहीं है, कोई विशेष एम्बुलेंस की बात आ जाए तो यहाँ पर रेड लाइट होती है, अदरवाइज इस पे क्या होती है, बैंगनी लाइट होती है। लेकिन अभी वर्तमान में जो लाइटें लगाई जा रही है वो मल्टी कलर की लगाई जा रही है। कौन सी, मल्टी कलर की जो लाइट होती है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं गुरुजी, रेड होता है, व्हाइट होता है और आपके यहाँ पे ब्लू होता है, ब्लू या बैंगनी कह सकते हैं, ब्लू या वॉयलेट, VIOELET, वॉयलेट यानी बैंगनी कलर होता है, ब्लू नहीं होता, ये वॉयलेट इसको एक्चुअल में कहा जाता है, ब्लू भी कह देते हैं। तो यहाँ पर बात आती है 108 की, बात आती है 100 की, तो 100 तो पुलिस के हैं, 101 इसके हैं, फायर के हैं, और यहाँ पर 1033 ये किसके हैं, NH के, नेशनल हाईवे के हेल्पलाइन नंबर होते हैं। तो इन इतने आप नंबर याद कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका पेपर पास हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, क्लच को फुट रेस्ट के रूप में इस्तेमाल करने से क्या होता है। फुट रेस्ट का मतलब है क्लच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्लच आप दबा कर रखते हैं, उससे क्या होता है, क्लच लगातार घर्षण करेगी, घर्षण करने से आपका जो है फ्लाईव्हील या जो सिस्टम है वो गर्म होगा, गर्म होने से चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा, एयर पोल्यूशन होगा। यानी कि जो जितने भी प्रकार के पोल्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर एक तरह से वायु में मिलते हैं और वायु प्रदूषण के ही पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि कार के टायरों को नियमित रूप से हवा का सही दबाव रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अच्छा रहेगा। कार कम ईंधन की खपत करेगा, सही बात है, कार का इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी चलाते समय कार शोर करेगी, कार के ब्रेक प्रभावित होंगे। भाई साहब आप अगर सही दबाव रखेंगे तो आपके ये काम नहीं होंगे, काम होगा, गाड़ी माइलेज क्या करेगी, अच्छा देगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस वाहनों से उत्सर्जित होती है। तो वाहनों से निकलने वाली खतरनाक जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वैसे मैं बात करता हूं, गाड़ियों से CO निकलती है, CO2 निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, NOx, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं। तो ये जो गैसें होती है आपके वाहनों से निकलती है साथियों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से क्या होता है जब एक ड्राइवर के पास में कमजोर दृष्टि होती है। अगर आपकी दृष्टि कमजोर होगी तो क्या होगा, आप किसी के अंदर गाड़ी को ठोक दोगे और दुर्घटना हो जाएगी, और यही दिक्कत होगी, क्या हो जाएगा, दुर्घटना के जोखिम है वो बने रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, न्यूनतम क्रैंकिंग गति यानी कि गाड़ी को क्रैंक है। यहां पर दोस्तों यहां पर बात आई क्रैंक करना। क्रैंक करने का मतलब क्या है, क्रैंक शाफ्ट को क्या कहते हैं हम साथियों, क्रैंक शाफ्ट को कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट को, ये होगी आपकी क्रैंक शाफ्ट। इसको ही दोस्तों यहां पर इंजन शाफ्ट बोला जाता है, इंजन शाफ्ट बोला जाता है। और इस इंजन शाफ्ट को क्रैंक करने का मतलब है घुमाना। जब आप न्यूनतम क्रैंकिंग गति क्या है, जब जो डीजल इंजन को शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए, रोटेशन के लिए आवश्यक होती है, टॉर्क पढ़ना है इसको आप। तो ये होती है लगभग आप इसको 150 से 250 RPM के बीच में मान सकते हैं साथियों। कुछ बुक्स में आपको ये 100 से 200 के बीच में भी देखने को मिल सकता है। तो जो नजदीकी मान है उसी को आपको सही करना है साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दूसरी बार और बाद में नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में वाहन चलाने पर क्या होता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, धारा 185 लगती है, 10,000 का जुर्माना होता है, कुछ 6 माह की कैद होती है। दूसरी बार में बात करते हैं तो यहाँ पे 15,000 का जुर्माना होता है और 2 वर्ष की कैद होती है। 2 वर्ष तक मच्छर आपको काट सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके संबंध में लिखा जाता है कि जो आपकी 30 mg आपका जो एल्कोहल हो सकता है किसमें, 100 ml जो आपका ब्लड होता है, 100 ml ब्लड में इसकी मात्रा कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर एक आता है ब्लड एल्कोहल कंटेंट, BAC का मान पूछ ले तो 0.03% इसका मान होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ब्लड एल्कोहल कंटेंट। तो BAC का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15,000। दूसरी बार में पूछा है, दूसरी बार तो 15,000 और 2 वर्ष तक की कैद या दोनों। यहां पर मैं बता देता हूं ये पेपर थोड़ा सा पुराना है और इस प्रश्न को मैंने मॉडिफाई किया है आपके अनुसार, ताकि आपको गलत पढ़ाने से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में RTO
यानी कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की छूट अवधि क्या है। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर समाप्ति के 30 दिनों तक आप कर सकते थे, पहले ये नियम था, समाप्ति के 30 दिनों तक आप कर सकते थे, लेकिन अब जो नियम है वो अब है 365 का है। अब क्या है, 365 दिन आप पहले कर सकते हैं और 365 दिन क्या है, बाद में कर सकते हैं। पहले क्या था, धारा 14 जो है, धारा 14 की उपधारा 2 है, इसमें क्या लिखा गया था, आपका जो डीएल होगा वो समाप्ति के बाद भी क्या हो जाएगा, समाप्ति के बाद भी 30 दिन तक क्या रहेगा, 30 दिन तक प्रभावी रहेगा। किसमें लिखा था, धारा 14 की उपधारा 2 में। लेकिन इस नियम को 2019 में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी कि हटाने से मतलब क्या हुआ, जब हम कहते थे डीएल एक्सपायर हो जाता है तो भी 30 दिन गाड़ी चलाना, 30 दिन हम क्या कर सकते थे, गाड़ी को चला सकते थे, लेकिन अब इस नियम को क्या कर दिया गया है साथियों, हटा दिया गया है। मतलब क्या हुआ साथियों, अब आपका जो डीएल होता है एक्सपायर हो जाता है, तो अब उससे आप गाड़ी एक भी दिन नहीं चला सकते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म आवेदन सह घोषणा, यानी कि बात आई है स्व घोषणा किसकी, फिटनेस का, यानी आपकी जो फिटनेस सही है नहीं है, किस मामले में, एलएमवी के मामले में। तो किस फॉर्म में देते हैं साथियों, फॉर्म संख्या 1 में देते हैं। फॉर्म संख्या 1 की बात करते हैं तो ये मेडिकल प्रमाण पत्र होता है। मेडिकल प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो किसमें काम आता है, मेडिकल प्रमाण पत्र। तो साथियों ये एचएमवी में काम आता है, साथियों एचएमवी में तो आता ही है, एलएमवी भी काम आता है। कब, जब आपकी उम्र 40 एज क्या हो जाती है, 40 प्लस एज हो जाती है, तो ये काम आता है। फॉर्म 2 क्या है, डीएल अप्लाई, डीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 3 में डीएल को क्या किया जाता है, इश्यू किया जाता है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू आकार का तीर नीचे की ओर दाईं ओर इंगित करते हुए क्या मतलब है। यहां पर यानी कि दाईं ओर की बात आई है, यह आपका तीर क्या जा रहा है, यहां ऐसे जा रहा है। दाहिने हाथ का वक्र तो साथियों ऐसे होता है, त्रिभुज के अंदर ऐसे वक्र ऐसे होता है, ठीक है। राइट टर्न नहीं लेना, राइट टर्न तो साथियों इधर होता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो गए। दाईं ओर रिवर्स बैंड कैसा होता है, रिवर्स बैंड त्रिभुज में होता है और दाईं ओर ऐसे गए वापस गए, ये रिवर्स बैंड होता है, मतलब ये यू आकार का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हेयर पिन दाईं ओर झुकना, ये क्या होता है, ये हेयर पिन दाईं ओर झुकने का संकेत होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यानी कि आप एकदम पूरी गोलाई यू के जैसे आकार में आप मुड़ जाते हैं, उसे बोला जाता है यू आकार का तीर नीचे की ओर, ये तीर का निशान है साथियों। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाहन में स्पल्स यानी कि छींटे इसे बोला जा सकता है, संवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपकी क्रैंकशाफ्ट होती है, इनके ऊपर छिद्र बने होते हैं और जैसे जैसे क्रैंकशाफ्ट घूमती है, घूमने से वहां से जो आपका इंजन पार्ट्स होते हैं वो लुब्रिकेशन उनका होता रहता है। तो इंजन जिसमें असर भार अधिक होता है, छोटे लाइट ड्यूटी इंजन, हैवी ड्यूटी इंजन, जटिल संरचना वाले इंजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे लाइट ड्यूटी इंजन। साथियों एक चौराहे पर पहुंचते समय एक चालक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ते रहें, जैसे कि एक रुक जाता है तो वह एक लंबा इंतजार होगा जब तक कि अन्य सभी वाहन गुजर न जाए। प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को बाईं ओर से आने दें और पहले पास करें। प्रतीक्षा करें और अन्य वाहनों को दाईं ओर से पहले पास जाने दें। चौराहे पर रास्ते का अधिकार नहीं है, इसलिए कोई भी किसी भी दिशा में मतलब कि जा सकता है। तो यहां पर आपको यह बताना है, चौराहे के ऊपर आपको एक ड्राइवर होने के नाते किन बातों का ध्यान यहां पे रखना होता है। तो सभी को पता है कि हमें यहां पर पूछा क्या है कि यानी कि एक चौराहे पर पहुंचते समय एक चालक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चौराहे पर हमेशा हमें जो एक संकेत देखते हैं, उल्टा त्रिभुज बना होता है, गिव वे का चिन्ह, इसका मतलब होता है रास्ता दें। क्या मतलब होता है, रास्ता दें। और यह संकेत क्या कहता है कि आपके जो वाहन के
राइट साइड में जो भी व्हीकल है उनको आपको जगह देनी है, सड़क पर उनको चलने के लिए पर्याप्त स्थान है वो देना होता है। यही नियम यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक चौराहे पे पहुंचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो राइट साइड के व्हीकल होते हैं उनको, वाहन को आपको जगह देनी होती है। बाईं साइड से जो आ रहे हैं वो अपने आप निकलते रहेंगे, आपको केवल राइट साइड के जो व्हीकल होते हैं उनका यहाँ पर ध्यान है वो रखना साथियों होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है ट्रक चालकों के लिए 2017 में NHAI द्वारा चलाया गया फ्री आई चेकअप अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? रंग अंधापन का पता लगाना, कॉन्टैक्ट लेंस का मुफ्त वितरण, स्पष्ट दृष्टि, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, मानसिक विकर्षणों का से बचना। तो यहां पर रंग अंधापन का पता लगाना, स्पष्ट दृष्टि और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टार्टर मोटर सिस्टम में चुंबकीय स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? इस चुंबकीय स्विच को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड स्विच कहते हैं, सोलेनोइड स्विच। और ये क्या काम करता है आप सभी को पता है, ये जो बैटरी का जो करंट होता है इस करंट से चलता है और चलने के बाद में हमारी जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है उसको स्टार्ट करने का काम करता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो उच्च धारा होती है, उच्च धारा का जो बहाव होता है, उच्च धारा से बचाव करने का काम है ये करता है, जिससे कि हमारा जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो जलने से बच सके। इंजन को रोकना, अत्यधिक तनाव का सामना करने के लिए, भारी प्रारंभिक धारा का सामना करना, स्टीयरिंग रोड की दिशा बदलने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारी प्रारंभिक धारा का सामना करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कई सैकड़ों यातायात संकेत उपलब्ध होते हैं जो विभिन्न प्रकार की यातायात स्थितियों को कवर करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है, प्रकार बताने हैं। सभी को पता है आईआरसी की जो रोड संकेत है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आदेशात्मक, नंबर 2 चेतावनी संकेत, नंबर 3 सूचनात्मक संकेत। अब आपको मैं बता देता हूं, आदेशात्मक संकेत गोलाकृति में होते हैं, चेतावनी त्रिभुज में होते हैं, सूचनात्मक आपके वर्गाकार में होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है निजी वाहनों के लिए नंबर प्लेट का रंग योजना क्या होती है? सभी को पता है निजी वाहनों के लिए व्हाइट प्लेट होती है और इसके ऊपर ब्लैक क्या होते हैं, अक्षर और अंक होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सीवी की, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की, तो यहाँ पर प्लेट होती है येलो कलर में प्लेट होगी और ब्लैक कलर में क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्लैक कलर में आपके अंक और अक्षर हो जाएंगे। बात करते हैं टेम्परेरी प्लेट जो होती है, ऐसा प्लेट, यहाँ पर येलो प्लेट होती है और इसके ऊपर कैसे होते हैं, येलो प्लेट पे रेड अक्षर और अंक होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं डीलर की, जो डीलर व्हीकल होते हैं, डीलर व्हीकल की जो प्लेट होती है रेड होती है और इस रेड पे व्हाइट कलर में क्या होता है, अंक और अक्षर बने हुए होते हैं। इसके संबंध में हाल ही में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक क्लास डाली थी जिसमें मैंने मोर्थ का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक आदेश आपको दिखाया था। आपने उसको जरूर देखा होगा, ये मैं पूरी आशा करता हूं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो इसमें निजी वाहन का पूछा है तो काला आधार नहीं होगा, पीला आधार नहीं होगा, सफेद आधार पर काले अंक, ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या आपके सामने 51 आ चुका है। प्रश्न संख्या 51 किन परिस्थितियों में ड्राइवरों को कार हाइड्रोप्लानिंग के जोखिमों का सामना करना पड़ता है? हाइड्रोप्लानिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना। क्या होता है, कार जब फिसलती है, फिसलना। अब ये कब फिसल सकती है, भारी बारिश में भी फिसल सकती है, जब बर्फीला क्षेत्र हो, बर्फ हो तो भी फिसल सकती है। तो इन प्रकार की सिचुएशन में आपको हाइड्रोप्लानिंग की समस्या का देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भारी बारिश ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कुछ लोग इसको बूंदाबांदी बताते हैं, तो भैया बूंदाबांदी इसके अंदर शामिल हो जाती है। क्या बूंदाबांदी है वो बारिश नहीं होती क्या, होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे अच्छा आंसर है तो दोस्तों भारी बारिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ साथियों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं। यदि कोई ड्राइवर दाएं मुड़ना चाहता है तो पालन किए जाने वाली बेस्ट नियम को आपको बताना है। बेस्ट नियम क्या होगा? चालक को सड़क के बाईं ओर वाहन को रखना चाहिए, बाईं ओर।
सही संकेतक देना चाहिए और जिस सड़क में वह प्रवेश कर रहा है उसके बाईं ओर पहुंचना चाहिए। यानी अपने मार्ग पे भी क्या करना है, बाईं साइड में रहना है। मुड़ कहाँ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, और जहां पर जा रहा है वहां पे भी आपको अपनी साइड यानी कि बाईं साइड में जाना है। तो बात तो ठीक है। इसको देखते हैं, चालक को सड़क की दाहिनी ओर रखना चाहिए, सही संकेतक को दाहिनी ओर पहुंचे, वह जिस सड़क के प्रवेश कर रहा है, जहां पर आप जा रहे हैं उसके आपको दाईं साइड में नहीं जाना है, यह गलत हो जाएगा। आपको राइट साइड में नहीं जाना, आपको लेफ्ट साइड में पहुंचना चाहिए। ठीक है, चालक को सड़क के केंद्र में रहना चाहिए, सही संकेतक देना और उस सड़क के केंद्र के पास पहुंचना जहां प्रवेश कर रहे हैं। चालक को सड़क के केंद्र में रहना चाहिए, संकेतक देना चाहिए, जिस सड़क में प्रवेश कर रहे हैं उसके बाईं ओर आपको पहुंचना चाहिए। तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में यह ध्यान रखना है कि यहां पर पूछा क्या है। पूछा क्या है, आपको पूछा है कि आप राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, तो पहली बात तो जहां आप हैं उस सड़क पर भी आपको बाएं साइड में रहना पड़ेगा। बाएं साइड में रह के आप, हालांकि मल्टी लेन की बात आती है तो मल्टी लेन में आप दाएं साइड में आ सकते हैं, लेकिन मल्टी लेन जैसा कोई इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कि छोटी सड़क हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो आपको अपने वाहन को हमेशा बाएं साइड में रखना है। जैसे ही आपको टर्न लेना है तो वहां पर आप फिर क्या है, यू टर्न लेते समय दाएं साइड में जा सकते हैं। दाएं साइड में जाके यू टर्न लेके जहां आपको जाना है उस मार्ग के आपको लेफ्ट साइड में ही रहना है, न कि राइट में। इसीलिए जो ये राइट का आ गया है ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन काफी अच्छे थे, तो बी गलत हो जाने से ए क्या हो जाएगा, सही बच गया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके पीछे के ड्राइवर को क्या अलर्ट करता है कि आप अपने वाहन को धीमा कर रहे हैं? आप सभी को पता है, आपके पीछे कोई व्हीकल होगा, आप धीमा करोगे तो ब्रेक लाइट ऑन होगी, और ये ब्रेक लाइट क्या करेगी, जो आपके पीछे का जो वाहन है, पीछे के ड्राइवर को क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा कि वो सामने जो गाड़ी है वो ब्रेक का इस्तेमाल कर रही है, मतलब धीमा हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? आय प्रमाण पत्र, संपत्ति का दस्तावेज, लर्नर लाइसेंस, माता पिता की अनुमति। तो आप यहां पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो लर्निंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न है, द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1988 का नियम 138 निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? लाइसेंस और पंजीकरण का प्रमाण पत्र, मोटर वाहन के लिए सिग्नल और अतिरिक्त सुरक्षा, चालक को दुर्घटना के बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट करना, और चालक की जिम्मेदारी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में छाप दें कि इस प्रश्न का जवाब है साथियों क्या होने वाला है। बहुत शानदार प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिला है, काफी अच्छा प्रश्न है, और CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है वहां से पूछा गया है। तो यहां पर साथियों जो आपका द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है 1988, इसका पहली बात तो द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1988 नहीं 89 है, और इसका जो नियम 138 है वो क्या उल्लेख करता है साथियों, ये उल्लेख करता है कि यहाँ पर मोटर वाहनों के लिए जो सिग्नल व्यवस्था है और जो अतिरिक्त सुरक्षा है इसके बारे में उल्लेख करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म 1A से संबंधित है? यानी फॉर्म संख्या दोस्तों जो 1A है, फॉर्म 1A, इसका संबंध किससे है? सभी को पता है, मेडिकल प्रमाण पत्र। मेडिकल प्रमाण पत्र जो होता है इससे संबंधित होता है, और ये साथियों HMV के लिए आवश्यक होता है। HMV के लिए या LMV के मामले में 40+ की एज अगर हो जाती है तो आपको आवश्यकता इसकी होती है। तो यहां पर क्या है, चिकित्सा का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का यातायात चिन्ह सड़क पर यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है? सुचारू संचालन सभी को पता है, सूचनात्मक केवल सूचना देते हैं, सावधानी केवल आपके चेतावनी देते हैं, वैकल्पिक कोई संकेत नहीं है, अनिवार्य ये क्या करते हैं, आपको सुचारू संचालन के लिए आपको कहते हैं कि भैया यहाँ पर हॉर्न का प्रयोग करना, यहाँ पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पर आपको इतनी स्पीड रखनी है, यहाँ पर कम रखनी है, यहाँ पर ज्यादा रखनी है, यहाँ पर आपको मुड़ना है, यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये मतलब कि ये करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के माध्यम से ईंधन पंप से कार्बोरेटर तक ईंधन है वो पहुंचाया जाता है? आप सभी को पता है जो आपका कार्बोरेटर होता है, जो आपका कार्बोरेटर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहां पर साथियों क्या होता है, ये आपकी होती है चौक, ठीक है, यहां पर आपका होता है थ्रोटल वाल्व, सही नहीं बना, दोबारा से बना देता हूं मैं, ये आपका बन गया
थ्रोटल वाल्व टी बना देता हूं। यहां पर आपकी होती है ये सक्शन लाइट और यहां पर आपका बना होता है फ्लोट चेंबर बना होता है। और इस फ्लोट चेंबर से यहाँ पे क्या आता है, पेट्रोल आता है। इस फ्लोट चेंबर में कहां से आता है, यहां पर टैंक लगा होता है, यहां पर टैंक होता है, इस टैंक से आता है। और दोस्तों ये जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, वेंचुरी किसे कहते हैं, जो तंग रास्ता होता है जहां से हवा पेट्रोल को दोनों को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। और ये जो भाग होता है जहां से यहां पर लगा होता है एयर फिल्टर, क्या लगा होता है, एयर फिल्टर। तो यहां से जो ये मार्ग होता है, यहां से जो जाते हैं नीचे, ये जो मार्ग होता है इसे कार्बोरेटर सर्किट कहा जाता है। तो वेंचुरी में कार्बोरेटर सर्किट में थोड़ा सा आपको अंतर समझना है। और ये जो भाग होता है, ये खुला भाग जहां से हवा गुजरती है, इसे कहा जाता है साथियों एयर हॉर्न। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी कार्बोरेटर में हॉर्न का प्रयोग क्यों किया, ये वो हॉर्न नहीं है जो बजाते हैं टी 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 करवाते हैं, वो ये है वो एयर हॉर्न है। और एयर हॉर्न के ऊपर ही चोक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको थोड़ा सा बताना है। कार्बोरेटर में एयर हॉर्न के ऊपर चोक का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो यहां पे फ्लोट बाउल वैक्यूम, यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। CPCB का क्या अर्थ है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप किस परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे। ओवरटेक कब नहीं करते, एक वक्र के बाद, यानी कि मोड़ के बाद तो यार कर सकते हैं, एक वक्र के ऊपर मोड़ के ऊपर नहीं करेंगे, सही बात है। जब आगे का दृश्य स्पष्ट हो तो भी कर सकते हैं यार, मतलब कि यहां पे ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, मतलब डी आंसर सही हो जाएगा। तो साथियों यहां पर आपको मैंने 60 प्रश्न करवाए हैं, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न थे और यहां से आपके एग्जाम में 5-7 प्रश्न तो पक्का देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप डीपी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम। इस ऐप के ऊपर साथियों डीपी पुलिस ड्राइवर का कंप्लीट कॉम्बो पैक चल रहा है और दोस्तों मात्र 249 रुपए में 249 का भी ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में आप इस ऐप के ऊपर जो भी चीजें अवेलेबल है वो सारी की सारी, चाहे वो आपके क्या हो, चाहे आपकी एग्जाम रिव्यू बुक हो, ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जो है, एग्जाम बुक जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ओल्ड पेपर आपको लगभग 40 के आसपास आपको मिलता है, उनका वीडियो सॉल्यूशन है। आपको बेस्ट वन लाइनर मिलती है, वन लाइनर हमारे ऐसे वन लाइनर है दोस्तों आप देखते रह जाओगे। और उसमें यानी किसी भी एग्जाम के लिए ये फुलफिल होते हैं। 500 वन लाइनर हमने पहले से दे रखे हैं और लगभग 1500 वन लाइनर हम और देने वाले हैं, जिनसे कि आपका कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और आप कम समय में अधिक जानकारी सीख के अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकें। और साथियों हमने क्रैश कोर्स है वो लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। तो जिन बंधु ने हमारा जो कोर्स ले रखा है, ये कोर्स वालों को ये क्रैश कोर्स क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा इसके अंदर। तो आपने अगर अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये कंप्लीट वाला बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्रैश कोर्स फ्री मिल जाए। और इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपका जो ड्राइवर वाला पार्ट है मात्र 15 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज करवाएंगे बेहतरीन नोट्स के साथ में। एक ऐसे नोट्स हमने बनाए हैं जो कि आप उनको पढ़कर अपना ड्राइवर का जो पार्ट है पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत इस ऐप को ज्वाइन करें। इस ऐप के अंदर जाके टेस्ट सीरीज है, ओल्ड पेपर है, एग्जाम रिव्यू है, वन लाइनर है, फुल सिलेबस बुक है। तो इस प्रकार की चीजें आप यहां से ले सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूं यहां पर 30 प्रैक्टिस सेट ड्राइवर के आपको चाहिए तो 30 ड्राइवर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, इनकी भी बुक भी आप ले सकते हैं। तो इनको भी आप लेने के लिए इस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए साथियों नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ड्राइवर का सपना पूरा करना है तो दोस्तों सही समय पर सही संसाधनों से उचित मार्गदर्शन के साथ में जहां पर अच्छी तैयारी होती है वहां से जुड़कर हमें अपना पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। राज सर की बात आप ध्यान रख लेना, राज सर इस फील्ड में पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं राज सर ने जो पढ़ा दिया है उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपसे यह वादा करता हूं आप जो मेरी जो बुक पढ़ लेगा, मेरे जो वन लाइनर भी पढ़ लेगा, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आप एकदम आपके जो 50% आने वाले हैं 40+ तो आप आंख मूंद कर देना चाहिए, आपके सही हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों जो बंदे इस कोर्स से जुड़कर हमारे जो बैच के अंदर जो बेस्ट 4 PDF दे रखी है, मैंने बेस्ट 4 PDF जो दे रखी है उन PDF को अगर आप पढ़
लेते हैं तो लगभग आपका कोर्स है वो रिवाइज हो जाता है और कोर्स है आप पढ़ लेते हैं। और ये 4 बुक पीडीएफ है, मात्र आपको 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे में पढ़ने वाली बुक है। तो आप भी क्यों न आप इस बैच को ज्वाइन करके ये जो 4 पीडीएफ है 10 घंटे वाली जो कोर्स की क्लासें हैं इनके भी स्पेशल नोट्स मैंने बना दिए हैं, तो वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़कर कम समय में अभी भी आप कोर्स ज्वाइन करके आप दोस्तों हमारी जो ड्राइवर पार्ट का जो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरी वॉइस है, आज मैं आपके सामने ये बता रहा हूं, इस वॉइस को आप रिकॉर्ड कर लेना और जब एग्जाम हो जाए उस एग्जाम के बाद में मुझे दिखा देना कि राज सर आपने क्या कहा था और आज क्या हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूं जो ड्राइवर में आपके पर्सन आएंगे वो कुछ भी हमारा जो सिलेबस है वहां से बाहर नहीं जाएंगे। हमने लगभग अभी तक 94 क्लास करवा दी है और इस 94 क्लास के शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनवा दिए हैं, यानी कि जो बंदा इनको पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। अब अगर कोई लगता है कि यार टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स मैंने हर क्लास के बना दिए हैं, तो वो शॉर्ट क्लास के नोट्स है वो भी पढ़ के अपने एग्जाम में जा सकता है एक बेहतरीन तरीके के साथ में। राज सर के जो स्पेशल ड्राइवर के नोट्स है उनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। धन्यवाद, भारत माता की जय साथियों।